हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेन जब हम किसी एटम के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करेंगे उन रूल को पढ़ा था। 3 रूल आपको ध्यान रखना था। एक एफ बाउ प्रिंसिपल था, एक पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल था और तीसरा आपका हैंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था। आज हम देखते हैं कि लिखते कैसे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन फिल करते कैसे हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें यही पढ़ना है। देखिए कैसे हमें लिखना है। जैसे राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स हाइड्रोजन। पहला बॉक्स 1s का रहेगा, दूसरा बॉक्स 2s का रहेगा, तीसरा बॉक्स 2p का रहेगा और नेक्स्ट 3s का। इसका मतलब आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। और जब ये न्यूट्रल है, मतलब ना इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इस एटम के अंदर जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जो मैंने आगे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, इतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इन्हीं की संख्या के बराबर हमें इलेक्ट्रॉन है फिलअप करने हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन का तो 1s में 1 आ जाएगा। इसका मतलब आप इसको 1s1 ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, पहले बॉक्स से बनाना सीखें, फिर आप जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। फिर कौन सा है दूसरा। तो अब हमें 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं करेंगे। 2s के अंदर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एपो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब तक वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 1s2। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम के 3 हो गए, तो पहले लोअर वाला फिल किया तो 1s के अंदर 2 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? 2s1। तो 1s2 2s1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका मतलब एस के अंदर 2 आते हैं, तो पहले में भी 2, दूसरे के अंदर 2, पी के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि जब तक वो फिल नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसका हो जाएगा 1s2 और 2s2 हो जाएगा। बोरॉन की बात करें तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, तो 4 तक हमने सीख लिया है, तो इसका मतलब नेक्स्ट पी में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा पास 1s2 2s2 2p1। अब देखिए कार्बन का ना, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं करेंगे। अब आप ये मत करना कि अब वो प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक फिलअप नहीं हो जाता, कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई वो कब बोला था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो तो कम वाले को पूरी तरह से फिल्ड करके बाद ही ऊपर बढ़ेंगे। बट 2p की बात करें तो इसके अंदर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, px py pz, और तीनों की एनर्जी सेम है। सेम है तो एक अलग रूल है। सेम है तब क्या कहते हैं कि तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। जब आपके पास एक से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे आ जाते हैं जिनकी एनर्जी सेम है, तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे, तो इसलिए ऐसा हम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1s2 2s2 2p2, 1s2 2p2। ठीक है, इस तरह नाइट्रोजन का। अब देखो 3, इसके बाद ऑक्सीजन वाला केस देखिए आप। ऑक्सीजन वाले केस में क्या होगा, अभी आगे नहीं जाना, अब पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब जो गैप दिखा रखा है मैंने 2p और 3s का, मतलब इनकी एनर्जी बराबर नहीं है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो एपो प्रिंसिपल का भी ध्यान रखना है, दूसरे जो रूल्स हैं उनका भी ध्यान रखना है। एपो प्रिंसिपल की बात यही थी कि जो लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल है उनको फील्ड करके, कंप्लीटली फील्ड करके ही हम आगे बढ़ेंगे। बट 2p के अंदर एनर्जी सेम है, और जब एनर्जी सेम आ जाती है तब हम हंट्स रूल का यूज करके हम ये भी कहते हैं कि हम तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सबको नहीं मिल जाता। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह से फ्लोरीन और नियॉन का आप लिख के देखना। ठीक है, नेक्स्ट टेबल पे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके पास इस बार मैंने थोड़ा लिखा हुआ है। इनकी अगर बात करें सोडियम, अब सोडियम का क्या है कि जो नियॉन तक है 10 वो तो छोड़ दिया मैंने, और वो कौन सा था 1s2 2s2 2p6, वहाँ तक चले जाएंगे। और 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो 3s1। अब ये देखो 1s2 2s2 2p6, ये 10 है, और 10 का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है? नियॉन। तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि नियॉन 3s1। इसका मतलब क्या है कि नियॉन तक, नियॉन लिखा है, इसका मतलब क्या है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ तक रहेगी आगे, और उसके बाद क्या चेंज आ रहा है? 3s1 आ रहा है। इसी प्रकार मैग्नीशियम का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3s2 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बच्चों? 3s2। एल्यूमिनियम का करेंगे तो 13 आएगा, तो नियॉन तक 10 हो गए थे,
तो 2 s में आ जाएंगे 12 और 1 किस में आ जाएगा p। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे, तो ऐसा केस हमें सिलिकॉन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। कुछ आ रहा है समझ में? इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन सभी के फिलअप करके देखो, आप बॉक्स बना के देखो। और इधर वाला जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखा है, नियॉन क्यों लिखा है। इसका मतलब नियॉन तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो नियॉन की थी वही है आगे, उसके बाद क्या चेंज आया, उसके बाद 3s2 3p3 होगा। ठीक है, तो आप जो सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इनके आप लिख के देखो। आप पहले बनाओ और अगर गलत आती है तो आप यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है उसके साथ कंपेयर करके अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम के अंदर 4s2 होता है। तो यहाँ तक हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3p6 तक हम की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो आर्गन तक सेम होगी, तो मैं आर्गन लिख दूंगा और उसके बाद 4s2 लिख दूंगा। जैसे नियॉन लिख रहे थे वैसे ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, आर्गन और आर्गन के बाद 4s2। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो सेल भी चेंज हो रहा है और दूसरी बात आर्गन तक 18 हो जाएंगे, 2s के अंदर आ जाएंगे 20। ठीक, 21 का लिखेंगे तो 21 का लिखेंगे तो आपका 3D के अंदर 1, 22 का लिखेंगे डी के अंदर 2, क्योंकि आपको फिर तो आपको ऐसे भी याद होने लग जाएगा बच्चों कि 4s तक 20 हो जाते हैं, डायरेक्ट याद हो जाएगा। बट अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी कर पाओगे। वेनेडियम, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्रोमियम वाला एक्सेप्शन कैसे, क्रोमियम वाला क्या है, क्रोमियम का तो ऐसे बनना चाहिए था। ये जो आपका 4s है और ये आपका 4d है, मान लो 4d में कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब आपको पता है 20 होते हैं 4s तक, तो ये हमने 2 दिए 20, 21, 22, 23, 24। बट ऐसा तो नहीं है ना, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ही आगे जंप कर गया, ऐसा क्यों हुआ? तो ये बच्चों होता है स्टेबिलिटी के कारण। ये किसके कारण होता है? स्टेबिलिटी के कारण। ये जो होता है ये एनर्जी एक्सचेंज कर लेता है, इसको थोड़ी सी एनर्जी देकर अगर कुछ मतलब अच्छा हासिल होता हो तो हम करते हैं। जैसे मान लो मुझे 50 रुपये खर्च करके मुझे अगर 70 रुपये मिलते हैं तो मैं वो 50 रुपये खर्च करने के लिए तैयार रहूँगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को जब आपके पास आगे जाना है, तो जब हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्साइटेड स्टेट। कई बार हम क्या करते हैं, एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को लोअर वाले से हायर में जंप करा देते हैं। बोर में पढ़ा ना, हम इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है लोअर टू हायर, तो जो जंप करता है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। पर ये एक्साइटेड स्टेट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट में ही है। किसमें बच्चों? ये ग्राउंड स्टेट में है। ये ऑटोमेटिक आपके पास इलेक्ट्रॉन जब वो जंप कर जाता है और स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका केस रहेगा। एक और केस आएगा 29 कॉपर का, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो 24 और 29 पे जरूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैग्नीज का लिख लो, इसी तरीके से कर लोगे। आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो आपका आंसर कैसे आया। अब देखिए इसमें फिर एक्सेप्शन केस जो आपका कॉपर है उसकी बात की जा रही है। कॉपर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जंप कर दिया, क्योंकि आगे वाला जो हायर एनर्जी वाला है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा ही होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप इस तरह से देख सकते हो। तो मैंने 30 तक आपको करवाया है, आप करके देखना, कोई प्रॉब्लम आती है हम डिस्कस करेंगे। यह एक छोटा सा टॉपिक और हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड सबसेल। मैंने अभी आपको बोला था कि जो हाफ फील्ड सबसेल होते हैं, कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वो कैसे होती है? हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड सबसेल have some special stability. The stability of half-filled and completely filled subcell can be attributed to the following: symmetrical distribution of electron। एक तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे मतलब 5 ऑर्बिटल थे, उनको एक एक 4 को तो मिल गया, 5वां खाली था, सही सिमेट्री नहीं बैठ रही थी। अब सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, सिमेट्री का भी कारण रहता है। तो एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा एक्सचेंज हो जाता है एनर्जी का। जैसे इलेक्ट्रॉन जंप किया, अपनी एनर्जी दूसरे को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इससे हमें क्या होता है कि जो उसकी जो आपकी स्टेबिलिटी होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपका ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ भी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज, मतलब 4 एक्सचेंज हो सकता है बाई इलेक्ट्रॉन वन। जबकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उनका एक्सचेंज कितना हो सकता है? 3 एक्सचेंज हो सकता है बाई इलेक्ट्रॉन सेकेंड के द्वारा।
और थर्ड के द्वारा कितना हो सकता है, 2 एक्सचेंज हो सकता है, और फोर्थ के द्वारा कितना हो सकता था, केवल 1 एक्सचेंज हो सकता था, फिफ्थ के द्वारा कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह से एक्सचेंज एनर्जी का भी इसमें क्या होता है, रोल होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे मतलब एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपके हाफ फील्ड हो या कम्प्लीटली फील्ड हो, तो वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपका पॉइंट बहुत काम है बच्चों। कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोले जाते हैं, क्या क्या नाम रखे गए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। एटम्स हैव 3 कैटेगरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एटम के पास 3 कैटेगरीज होती है इलेक्ट्रॉन की। जैसे क्या होता है, इनर या कोर इलेक्ट्रॉन्स। इनर या core electrons are those an atom has in common with the previous noble gas and any completed transition stage they fill the lower energy levels of an atom। जो अंदर रह जाते हैं, जैसे मैंने बोला 1s2 2s2 2p6 3s1, ये मान लीजिए मैंने सोडियम का लिखा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो आपके पास क्या है, नोबल गैस के हैं जो प्रीवियस हैं, जैसे मैंने इसको लिखा गया था नियॉन 3s1 भी लिख सकता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास कोर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन या फिर इनर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स नाम से क्लियर हो जाएगा, इनर जैसे हो रहा था। आर दोज इन द हाइएस्ट एनर्जी लेवल, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस से बहुत दूर रहते हैं, उनकी एनर्जी हाई होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग कंपाउंड। जो कंपाउंड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने अभी बताया सोडियम का लिखा, तो क्या हो गया पास 1s2 2s2 2p6 3s1। ये मैंने इनर इलेक्ट्रॉन्स बोले थे आपको, कोर इलेक्ट्रॉन्स बोले थे। तो ये कौन सा हो गया, आउटर। आउटर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। तो जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो भी एक ही है बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा, वही कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, बॉन्ड बनाने में, लॉस करने में। तो ये जो आपके पास है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा और एक ही आपके पास आउटर इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। तो इनमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वही आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, इन एडिशन टू द आउटर एनएस इलेक्ट्रॉन, द n-2 d इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो n-2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, या यहाँ पे हम कह सकते हैं n-1 कीजिए इसको, सॉरी, द n-1 d इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो d वाले भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं आपको बात करता हूँ, मान लीजिए स्कैंडियम की बात कर लेते हैं 21। तो जिनका डी में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ना, उनकी बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। अब आप ये नहीं कह सकते कि इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे तो है ये इनर और कोर इलेक्ट्रॉन्स, बट आपके पास ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये डी भी काउंट होगा, क्योंकि ये डी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कंपाउंड फॉर्मेशन हेल्प करते हैं। तो इसलिए एस के साथ साथ जो एन एस इलेक्ट्रॉन है उसके साथ साथ n-1 डी इलेक्ट्रॉन भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। सिंपल एटम हो तब एलिमेंट्स हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि ट्रांजिशन में आउटर एन एस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ है जो आपका n-1 डी है, तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तब तो 2 ही थी, जबकि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी तो कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये जो हमारा पिछले टॉपिक में थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बताया था वो आपको ध्यान रखना है। नोड्स क्या होते हैं, द रीजन ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी नोड्स क्या होता है, इट इज़ द रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो, न्यूक्लियस के चारों ओर की वो जगह जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, उसको हम बोलते हैं नोड्स बच्चों। टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला रहेगा n-l-1 रहेगा। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर। टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स निकालनी है तो l रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है तो उसका फॉर्मूला n-1 रहेगा। ठीक है।
ये जो ग्राफिकल वाला है ये मैंने अभी स्किप किया है, इसको हम चर्चा में नहीं लेंगे, ये कभी बाद में आपको क्लास में बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।